तो इस कहानी की शुरुआत होती है फैनी से, जिसके पेरेंट्स उसे बोल रहे होते हैं तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए, तुम हमें ग्रैंडसन कब दे रही हो? इस साल हमें ग्रैंडसन का मुंह देखना ही देखना है। फैनी उनको तो हाँ कर देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है हम तो बस नाम के कपल हैं, बच्चा कहाँ से ही पैदा होने वाला है। इसके बाद जब वो वॉशरूम जाती है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे एहसास होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो उसे याद आता है कुछ दिन पहले उसका हस्बैंड, जिसका नाम है मिस्टर रे, वो बहुत ड्रिंक करके आया था और अपने बीवी के पास आकर बोला था हमारी लीगली शादी हो रखी है, तो मुझसे इतना दूर नहीं जा सकते। तो उन्होंने वो रात साथ में बिता दी थी। इसके बाद वो सोचती है कि एबॉर्शन पिल ली तो थी मैंने, तो आखिरकार मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इतने में उसकी वहां पर आंटी आ जाती है, जो उसे प्यार से समझाती है बेटा तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। जिस पर फैनी अपनी आंटी को बोलती है मैं तो कर लूं, लेकिन तुम्हें पता है जो रे है ना उसमें कुछ गड़बड़ी है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये सुन के उसकी आंटी कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है अच्छा तो वो कहीं दिखाता क्यों नहीं, और मैंने तो सुना उसने मिस्ट्रेस रखी हुई है। तो सैनी बोलती हाँ वही तो, लोगों को दिखाने के लिए उसने मिस्ट्रेस रखी है। अच्छा सुनो, ये बात किसी को बताना मत, अगर ये बात रे तक पहुंच गई ना तो आपको तो बैंकरप्ट कर देंगे। ये बोल के फैनी वहां से निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं फैनी रे के घर आती है, जहाँ पे उसके बाकी रिलेटिव्स भी होते हैं। रे के रिलेटिव्स ताना मारने लगते हैं फैनी पे और बोलते हैं ये ऐसी बीवी है जिसे पता ही नहीं कि इसका हस्बैंड कहाँ है, इसकी बहन से पूछना पड़ता है। लेकिन फैनी भी सुनने वालों में से नहीं थी, तो वो एक एक की खामियों को बखूबी बताती है और वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम रे के तो बिल्कुल भी लायक नहीं। लेकिन इतने में पीछे से रे आ जाता है और अपने रिलेटिव्स को बोलता है आप लोग मेरी बीवी के बारे में मेरे पीठ पीछे ऐसे बात कर रहे हो। वो लोग चुप कर जाते हैं और वहीं फैनी रे को देख रही होती है कि ये मेरा साथ दे रहा है। ये तो कभी कभार वाला सीन है। इसके बाद हम देखते हैं सारे रिलेटिव्स अंदर ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं, जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई हो। वो सबको बताते हैं कि मेरे टेस्ट रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए, मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा, तो मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ जो भी इस साल मुझे ग्रैंडसन देगा तो मेरी कंपनी के 50% शेयर उसको जाएंगे और बाकी के 50% का बंटवारा हो जाएगा इक्वली। ये सुन के उसकी आंटी खड़ी हो जाती है और बोलती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको तो पता है री के अलावा और किसी बच्चे की शादी हुई ही नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मैंने ये नहीं बोला मुझे शादी से बच्चा चाहिए, मुझे तो बच्चा ही चाहिए चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो। लेकिन इतने में रे बोलता है ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, आपको जल्द ही अपना ग्रैंडसन मिल जाएगा। लेकिन ये बात से फेनी थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लग और वो खड़ी हो जाती है और ग्रैंडपा को बताती है कि मैं आपको एक बात बतानी भूल गई थी, रे का तो ऑलरेडी एक बच्चा है उसकी मिस्ट्रेस से। तो ऐसा करें रे मुझे डाइवोर्स दे दे और उस लड़की को आप इस खानदान की बहू बना ले और आपको ग्रैंडसन भी मिल जाएगा। ये सुन के रे को बहुत हैरत होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो फैनी का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले आता है और उससे पूछने लगता है ये क्या बोल रही हो तुम। इस पर फैनी अपना फोन निकालती है और उसे फोटो दिखाती है और बोलती है अब ये मत बोलना कि तुम इसे नहीं जानते। रे फोटो देखता है और फैनी बोलती है मुझे डाइवोर्स चाहिए और मुझे तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगती है तो रे उसे रोकता है और बोलता है तुम सच्चाई नहीं सुनना चाहो, लेकिन फैनी बोलती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रे की मम्मी अंदर आ जाते हैं, जो अपने बेटे से पूछते हैं क्या जो बाहर उसने बोला वो सच है, लेकिन रे मना कर देता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है अच्छा बेटा तुम्हें कुछ गड़बड़ है क्या, मतलब बॉडी में, मुझे पता लगा है कि तुम बाप नहीं बन सकते। और वो उसे मैसेज भी दिखा देती है जो फेनी की आंटी ने उसे भेजे थे और बताया था कि वो बाप नहीं बन सकता। ये सुन के रे की तो शक्ल ही बन जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं फैनी को, जो घर आके अपना टेस्ट करा लेती है और वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और बोलती मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। और वहीं पे रे घर आ चुके होते हैं और वो गुस्से में लाल पीले होते हैं। वो आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लॉक होता है, तो वो स्पेयर की से दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। फैनी जैसे ही रे को आता देखती है उसे याद आ जाता है कुछ दिन पहले जब वो बेड में लेटी हुई थी। तो रे उसके पास आता है और बोलता है तुम हमेशा से बोरिंग सी रही हो शादी में, क्या तुम वेट कर रही हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये सुनते ही फैनी अपना मुंह ढक लेती है और वहीं रे उसे बोलता है याद रखना इस लाइफ में मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं देने वाला। और अब हम देखते हैं रे अपने कपड़े उतार रहे होते हैं। ये देखकर फैनी बोलती है मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊं, लेकिन रे उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं हम लीगली शादीशुदा है, तुम कहीं नहीं जा सकती। इस पर फैनी बोलती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो रे बोलते हैं शायद तुम भूल रही हो, जब हमारी शादी हुई थी मैंने तुम्हें बोला था ये लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है, तो तुम डाइवोर्स नहीं मांग सकती। इस पर फैनी बोलती तुम्हारे आगे पीछे तो वैसे भी बहुत लड़कियां घूमती हैं, तुम किसी और से शादी कर लेना, मैं तो बोरिंग सी हूँ। तो रे बोलते अच्छा तो तुम्हें क्या पता मेरा टाइप ही बोरिंग लड़की हो।
इस पर फैनी बोलती है मुझे छोड़ दो, लेकिन रे बोलता है मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, वैसे भी 2 साल पहले तुमने बच्चा मार दिया था, मुझे वो बच्चा वापस चाहिए। वही फैनी उसे देखकर सोच रही होती है कि 2 साल से ये मेरे से बात भी नहीं कर रहा, जब से इसे पता लगा है कि मैंने एबॉर्शन करा लिया। इसके बाद वो रे को बोलती है तुम्हारे पास बहुत लड़कियां हैं, किसी से भी बच्चा कर लो ना। तो रे बोलता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तो वो बोलती है हाँ ना, तुमने मुझसे शादी की थी क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी, और मैंने तुमसे शादी की अपनी फैमिली प्रेशर में आके, तो इस शादी का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता है। और वो उसे बताती है कि हमारे लिए डाइवोर्स ही अच्छा रहेगा और हम दोनों अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। रे उसकी बातें सुन के थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है, और वो फैनी को बोलता है तुम्हें पता है ना ग्रैंडपा की तबीयत कैसी रह रही है, और ऐसी हालत में तुम डाइवोर्स मांग रही हो, क्या तुम उनकी तबीयत खराब करना चाहती हो? फैनी को ये सुन के एहसास होता है कि उसकी बात तो ठीक है, लेकिन इतने में उसके फोन पे रिंग बजने लगती है और वो अपना फोन उठाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही फोन पे लिखा नाम पढ़ती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। ये फोन होता है उसके 4 साल पहले मरे हुए बॉयफ्रेंड का। वे उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो उसका फोन चेक करने के लिए जाते हैं। फोन जब वो चेक करते हैं वो फोन कॉल उठा देते हैं और फोन को साइड में फेंक कर उसके पास आने लगते हैं, और वहीं फोन से आवाज आ रही होती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड की, और जैक बोल रहा होता है फैनी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ जल्द ही। और फैनी की तो आंखों से आंसू नहीं थम रहे होते। वो सोच रही होती है जो इंसान मर गया था वो अचानक से कैसे आ गया उसकी लाइफ में। और वहीं रे उसे किस कर रहा होता है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में आंसू दिखता है उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो फोन उठाकर जमीन पर पटक देता है। और फैनी जो कुछ समझ नहीं पा रही होती वो रे को देख रही होती है, और रे उसे डांटने लगता है और बोलता है तुम सही हो एकदम, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। ये बोलकर रे वहां से निकल जाता है। वहीं फैनी गुम होकर वहीं नीचे पड़ जाती है और याद करती है कि कुछ साल पहले जैक ने उसे प्रपोज किया था और सब कुछ सही जा रहा था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही थी जब उसकी जैक से थोड़ी सी लड़ाई हुई, तभी उसे पता लगा था कि जैक की मौत हो गई है। वो उस दिन टूट गई थी, लेकिन आज अचानक से वो वापस उसकी लाइफ में कैसे आ गया। अगले दिन हम देखते हैं फैनी से मिलने उसकी आंटी कम दोस्त ज्यादा आती है और वो बोलती है आज ही फ्लाइट से आई हूँ मैं तुमसे स्पेशल मिलने, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। फैनी जैसे ही वो लेने लगती है उसे उसकी स्मेल से उल्टी सी आने लगती है, तो अगले ही पल वो सोफा पर बैठी होती है और उसकी दोस्त चेरी उसके लिए एक टी बनाकर लाती है और वो बोलती है तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई। वो सोच में पड़ती है और बोलती कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। फैनी कहती कांग्रेचुलेशन, आपने एकदम सही गेस किया। तो ये सुन के उसकी आंटी तो खुश हो जाती है और वो बोलती है इसका मतलब तुमने रे पे चीट किया। जिसके लिए चीट किया वो लड़का कैसा था, क्या हैंडसम था, क्या उसके एब्स थे? इस पर फैनी कहती नहीं ये रे का ही बच्चा है। ये सुनते ही चेरी को तो गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है उसने फिर से फोर्स किया खुद को, तुम उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं कर देती? तो फैनी बोलती है ऐसा करने से दोनों फैमिली शर्मिंदा होंगी इसलिए। तो चेरी बोलती है क्या तुमने रे को बता दिया इस बारे में? फैनी मना कर देती है और बोलती है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो चेरी बोलती है ठीक है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, जितना जल्दी एबॉर्शन होगा उतना अच्छा है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों हॉस्पिटल में टेस्ट करवा लेती हैं और फैनी ट्विंस बच्चों की माँ बनने वाली होती है। चेरी बोलती है अब तुम क्या करोगी? वहीं फैनी सोच में पड़ जाती है और इतने में हम देखते हैं वहाँ पर रे आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देखते ही फैनी वो रिपोर्ट्स छुपाने लगती है, लेकिन रे वो रिपोर्ट्स ले लेते हैं और फैनी और चेरी खूब कोशिश करते हैं वो रिपोर्ट्स लेने की और बोलते हैं इसे मत पढ़ना ये प्राइवेट है, लेकिन रे वो रिपोर्ट्स नहीं देता और पढ़ लेता है और वो फैनी को बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन इसको चेरी बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, रिपोर्ट्स में नाम पढ़ लो, मेरा है ना कि इसका। ये सुन के रे सॉरी बोल देता है और वहीं चेरी फैनी के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम्हारा ऑलरेडी बच्चा है मिस्ट्रेस से, तो चुपचाप से इसे डाइवोर्स दे दो। लेकिन रे उसे मना करता है उनके पर्सनल अफेयर्स के बीच में इंटरफेयर करने से। वहीं फैनी बोलती है तुम आखिरकार मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते, तुम क्या लोगे मुझे डाइवोर्स देने का? तो रे बोलते हैं बच्चा। तो फैनी बोलती है ऑलरेडी तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें मुझसे बच्चा क्यों चाहिए? तो रे बोलते हैं अच्छा तुम्ही ने अपने रिलेटिव को बोला था ना कि मैं बाप नहीं बन सकता, अब ये अफवाह तुमने शुरू की है तो ठीक भी तो तुम ही करोगे ना। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं फैनी अपने ऑफिस में जाती है और उससे एक क्लाइंट मिलने आई होती। जैसे ही वो क्लाइंट को देखती है फैनी को याद आता है ये तो वही लड़की है फोटो वाली जो बोल रही है कि वो रे का बच्चा पाल रही है। इतने में गीना बोलती है कि मेरा नाम गीना है और मैं अपने बच्चे के लिए एक कमरा सजाना चाहती हूँ और मैंने सुना है डिजाइन इंडस्ट्री में तुम्हारा बहुत नाम चलता है, तो क्या तुम मेरे बच्चे के लिए एक प्यारा सा रूम डिजाइन कर सकती हो? वही फैनी तो खोई होती है और उसके पेट को देखती है कि ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है। उसके बाद वो गीना को बोलती है आप किसी और डिजाइनर को ढूंढ लो, मैं ये काम नहीं कर सकती। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन गीना गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं सुबह से वेट कर रही थी तुम्हारा और तुम ऐसा एटीट्यूड दिखा रही हो। क्या पीक कॉप अपने क्लाइंट के साथ ऐसा बर्ताव करता है? फैनी सुन रही होती है और पलट कर बोलती है मैम मैं दोबारा आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपका काम नहीं करने वाली।
ये सुन के गीना उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फैनी अपना हाथ छुड़ा लेती है। गीना का ये देखकर और दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन फैनी उसका हाथ रोक लेती है और बोलती है थप्पड़ मैं भी मार सकती हूँ अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती। इतने में गीना की नजर रे पर पड़ती है, उसको आता देख वो खुद ही को थप्पड़ मार लेती है और एक्टिंग करने लगती है कि जैसे कि फैनी ने उसे मारा हो। रे जल्दी से आता है और गीना के साइड में खड़ा हो जाता है और गीना बोलने लगती है इस लड़की ने मुझे मारा, इसे अच्छे से पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी ऐसा किया। तो रे फैनी को बोलता है क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा है? वहीं फैनी सोचती है मैं जो मर्जी कहूँ बात तो उसने उसी की माननी है। तो फैनी बोलती है हाँ मैंने मारा है। तो इस पर गीना फिर से एक्टिंग करने लगती है और बोलती है मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए कमरा डिजाइन करवाने आई थी, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। और वहीं रे गीना को बोलता है इससे माफी मांगो, लेकिन फैनी बोलती है मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली, अपनी मिस्ट्रेस को यहाँ से लेकर चुपचाप से चले जाओ। फैनी बहुत गुस्से में होती है, वो टेबल को लात भी मार देती है, जिसे देखकर रे बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो वो बोलती हाँ बहुत हो गया है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं गीना नाटक करने लगती है और बोलती है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है इसके खिलाफ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तो रे उसे बोलता है ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के बारे में कुछ बात नहीं सुनूंगा। गीना कहती क्या तुम्हारी बीवी? तो वो मुझे मिस्ट्रेस बोल रही थी, कहीं उसे गलतफहमी तो नहीं लगी? रुको मैं जाके सब क्लियर करती हूँ। हीना भागी भागी जाती है और जानबूझकर बाहर जाकर खुद ही गिर जाती है। और ये देखकर रे जल्दी से उसके पास आते हैं और उसको देखते हैं और वो फैनी पे गुस्सा होने लगते हैं कि एक बेसिक ह्यूमैनिटी भी नहीं है तुम्हारे पास। वहीं गीना नाटक करने लगती है, उसे बहुत पेन हो रही है तो वो जल्दी से कॉल करके अपने ड्राइवर को बुला लेते हैं और वो उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा देते हैं। और उसके बाद फैनी को वार्निंग देकर जाते हैं कि अगर गीना के बच्चे को कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। उनके जाने के बाद फैनी को और गुस्सा आ रहा होता है, बोलती है एक तो खुद गलती करता है, ऊपर से अपनी मिस्ट्रेस को भी ले आया और ऊपर से मुझे ही धमकी देकर जा रहा है। इतने में हम देखते हैं पीछे से जेनी आती है और वो किसी को मैसेज करती है कि अब टाइम आ गया है दूसरा सेट ऑफ फोटोज भेजने का फैनी के पास। और वो मन ही मन सोचती है मैं भी देखती हूँ फैनी तुम आखिर कब तक डाइवोर्स नहीं देती रे को, उसकी इतनी मिस्ट्रेस खड़ी कर दूंगी ना कि तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ जाएगा। इसके बाद फैनी जब ऑफिस पहुंचती है उसको मैसेज आता है गीना से, जो उसे बताती है कि देखा वो मेरी कितनी परवाह करता है, वो मेरे साथ हॉस्पिटल में है और उसने मुझे बोला है तुमसे वो माफी मंगवा कर रहे। और वहीं हम गीना को देखते हैं जिसके पास रे खड़े होते हैं और गीना नौटंकी कर रही होती है प्लीज तुम अपनी बीवी को ब्लेम मत देना, गलती से धक्का लग गया होगा। वहीं रे बोलते हैं अब से तुम मेरी बीवी के आसपास भी मुझे दिखाई नहीं दो। उसके बाद वो उससे पूछते हैं वैसे तुम्हें पता कैसे लगा, तुम उसके पास गई क्यों थी? वहीं गीना याद करती है कि दरअसल जेनी ने उसे बोला था कि वो उसे रे की बीवी बना सकती है अगर वो उसका किया करती जाएगी तो। लेकिन गीना रे को बोलती है मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बीवी है, मैंने तो गूगल पे सर्च किया था, वो बेस्ट डिजाइनर थी इसलिए मैं उसके पास गई थी। वहीं रे जब ऑफिस आते हैं तो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं पता लगाओ वो फोटोज मेरी बीवी को किसने भेजी थी, और वो जैक के बारे में भी पता लगाने को बोलते हैं। वहीं हम देखते हैं जैक एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और कॉल लगाते हैं फैनी को, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। मन ही मन जैक सोचते हैं क्या फैनी मुझे अपना लेगी या नहीं। देर रात को हम देखते हैं फैनी डाइवोर्स एग्रीमेंट टेबल पर रख के घर से निकल जाती है अपना सामान लेकर, लेकिन उसके जाते ही वो डाइवोर्स एग्रीमेंट कहीं उड़ के टेबल के नीचे पहुंच जाता है। और जब रे घर पर पहुंचते हैं तो वो हर जगह ढूंढने लगते हैं फैनी को, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं। उसके बाद वो उसे मैसेज कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैनी ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। उधर फैनी एक घर में पहुंचकर सोचती है, उसे याद आता है वेकेशन के टाइम जब वो अपना सामान लेकर अपनी बहन के घर पहुंची थी तो रे ने दरवाजा खोला था और बहुत ही एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन इतने में उसकी बहन आ जाती है और उसे गले से लगाती और इंट्रोड्यूस कराती है अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड से। इतने में फैनी के पास कॉल आती है किसी की, जब वो उठाती है तो उनके असिस्टेंट बताते हैं आपके हस्बैंड ने बहुत पी ली है, आप उन्हें प्लीज पिकअप कर लो, लेकिन वो मना कर देती है पिकअप करने से। तो उनके असिस्टेंट बोलते हैं ठीक है फिर इमरजेंसी कांटेक्ट में मेरे पास आपके घर वालों का फोन है, उन्हें कर देता हूँ। लेकिन ये सुनते ही फैनी ऐसा करने से मना कर देती है और सोचती है मेरे पेरेंट्स तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे, और वो खुद लेने निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फैनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और रे को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन रे अपनी आंखें खोल लेते हैं और फैनी को अपने पास खींच लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे से तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। फैनी जब रे को देखती है उसे एहसास हो जाता है कि उसे बुद्धू बनाया गया है, तो वो रे को डांटने लगती है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। तो रे बोलता एक तरफ तो तुमने मुझे ब्लॉक किया और मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें एक कॉल की, तुम भागी भागी चली आई, आखिर तुम मेरी परवाह तो करती हो, चलो जल्दी से फोन लो और मुझे अनब्लॉक करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती और उनका फोन गिराकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसे रोकना चाहते हैं और बोलते हैं प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन फैनी बिल्कुल नहीं सुनती है और वहां से निकल जाती है। अगले दिन देर रात को हम देखते हैं फैनी अपनी बॉस के साथ एक जगह पर आती है। उसकी बॉस बोलती है अगर आज की बिडिंग हमें मिल गई ना तो ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे दूंगी।
इसी बीच फैनी की नजर जेनी पे पड़ती है, जो कि उसकी रूममेट होती थी और वो रे को प्यार भी करती। दरअसल कुछ साल पहले जब फैनी रे के साथ थी, तब वो अपनी रूममेट को देखती है और रे को बोलती है प्लीज मेरी दोस्त को लिफ्ट दे दो, और उसकी दोस्त पीछे आकर बैठ जाती है। तब से जेनी का सीक्रेट लवर था रे। और आज हम देखते हैं जेनी आती है फैनी के पास और बोलती है क्या इत्तेफाक है ना, पता है मेरे भी आज ऑफिस का फंक्शन है और सब बड़े बड़े एलाइट्स लोग आ रहे हैं और रे भी आ रहा है, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। लेकिन फैनी कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फैनी और उसकी पोस्ट पहुंच जाती हैं अपने क्लाइंट के पास, लेकिन उस क्लाइंट के इरादे कुछ खास ठीक लग नहीं रहे होते और वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे बिडिंग चाहिए तो मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। गुस्से में आके फैनी उन्हें जवाब दे देती है और उस आदमी को उसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलते हैं मैं भी देखता हूँ अब तुम बिडिंग प्रोजेक्ट कैसे जीतोगी। उसकी बॉस भी वहां पर उदास हो जाती है और एक और एम्प्लॉय बोलता है हमारी कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है, हमें हर हालत में किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी कंपनी और तुम्हारी जॉब हम नहीं बचा सकते। वहीं उसकी बॉस को एक आइडिया आता है और वो फैनी को बोलती है मैं इसके बॉस को जानती हूँ, पता है इसका बॉस मेरा क्लासमेट है, फैनी कल तुम मेरे साथ चलना, उससे बात करेंगे, अगर वो मान गया बिडिंग के लिए तो हमारी कंपनी बच सकती है। ये सुन के फैनी को भी राहत मिलती है और वो पूछती है उनके बॉस का वैसे नाम क्या है। तो उसकी बॉस बताती है उसका नाम है मिस्टर रे, बहुत बड़े आदमी हैं। और वहीं फैनी सोच में पड़ जाती है ओह नो, क्या मेरा अब क्लाइंट रे होने वाला है। इतने में फैनी की बॉस को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि रे आज इसी क्लब में आने वाला है। बहुत खुश हो जाती है और दोनों को बोलती है चलो मेरे साथ। तीनों बाहर निकल आते हैं और रे जिस वीआईपी रूम में होते हैं वहां का स्टाफ उसे अंदर नहीं जाने देता, लेकिन उसकी बॉस बोलती है प्लीज उन्हें बोलो ना मिस लॉब्स मिलने आई है, मैं उन्हीं की क्लासमेट हूँ। तो वो स्टाफ मेंबर ऐसे ही करता है और थोड़ी ही देर में बाहर आकर मना कर देता है और बोलता है आपको अगर मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ेगी। उसके बॉस बहुत उदास हो जाती है और फैनी को बोलती है अब तो हमारे पास यही चांस है कि बाहर बैठकर उनका वेट करें बाहर निकलने का। कुछ टाइम बीत जाता है और वो लोग वेट ही कर रहे होते हैं। तभी उनकी निगाह पड़ती है रे और कुछ लोगों पर। तभी एक लड़का मजे मजे में जैनी को थोड़ा सा धक्का दे देता है और रे उसे संभाल तो लेता है, लेकिन उसके बाद डांट भी खूब लगाता है कि ये क्या तरीका है। तो वो आदमी बोलता है सॉरी, मैं तो बस थोड़े ऐसे ही मजे ले रहा था। और वही फैनी ये सब देखकर उदास हो जाती है और बोलती है आज तक रे मुझे कभी भी ऐसे इवेंट में नहीं लेकर गए, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, शादी हो गई हमारी, मैं इनके लाइट क्लब में कभी नहीं घुस पाऊंगी। इतने में हम देखते हैं फैनी की बॉस चली जाती है रे के पास, बोलती है तुम्हें याद है ना मैं कौन हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं और बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेकर बात करना। वो लोग वहां से चले जाते हैं, उनके पास अब कोई चारा नहीं बचता। और वहीं फैनी सोच रही होती है मुझे मदद करनी चाहिए अपनी बॉस की, तो वो भागी भागी जाती है सीढ़ियों पे और रे को बीच रास्ते में रोक लेती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है कि कैसे उनके डिजाइन्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, अगर वो उनके साथ कोलैबोरेट करेंगी तो उनका भी फायदा होगा। लेकिन मिस्टर ए अपॉइंटमेंट लेकर मिलने को बोलकर वहां से निकल जाते और वो बेचारे वहीं पे खड़े रह जाते हैं और फैनी सोचती है मैंने तो इसे डाइवोर्स दिया है तो ये मेरे से कैसे अच्छा बर्ताव कर सकता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं बाहर बारिश हो रही होती है और फैनी कैब का वेट कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं मिस्टर रे के असिस्टेंट आ जाते हैं अम्ब्रेला लेकर और बोलते हैं कि रे ने आपको अंदर बैठने को बोला है। बिना कुछ बोले वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। वहीं रे चुपचाप लेटे होते हैं आंखें बंद करके। फैनी हिम्मत करके रे को बोलती है प्लीज हमारे प्रोजेक्ट एक बार देख तो लो, हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन रे बोलते हैं तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर फैनी फिर से अपने प्रोजेक्ट की खूबियां बताने लगती है, लेकिन रे बिल्कुल भी उसकी बात पर गौर नहीं करते। इतने में घर आता है और फैनी जैसे ही उतरती है रे को कॉल आती है और गीना बोलती है मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। ये सुनकर रे गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और फैनी का तो दिमाग खराब होने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये आदमी चाहता क्या है उससे। और वहीं उनके ड्राइवर बोलते हैं सर आपने मैम को क्यों नहीं बताया कि आपके सिर में आजकल बहुत दर्द रहता है। तो रे बोलते हैं उसको मेरी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रे हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर उसके हेड की मसाज कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था और एक तरह से दोस्त भी था, तो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके दोस्त को बहुत अच्छे से पता था कि रे पागलों की तरह प्यार करता है फैनी को। वो उससे पूछता है आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की। तो रे बोलता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, ना ही वो मुझसे करता। तो उसका दोस्त बोलता है देखो झूठ तो बोलो मत, मुझे अच्छे से पता है। इस पर रे बोलता है उसकी जिंदगी में कोई और है, मैं उसकी जगह कभी नहीं ले पाऊंगा। तो उसका दोस्त उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम ट्राई तो करो। उसकी बातें सुन के रे को एक आइडिया आता है।
वो सोचता है क्यों ना जैक की खामियां अपनी बीवी के सामने लाऊं, फिर तो वो उसे छोड़ देगी और भूल जाएगी और मेरे पास ही आएगी। अगले दिन हम देखते हैं जब फैनी उठती है उसे कॉल आती है उसके बॉस की, जो उसे बताती है कि उन्होंने रे का घर ढूंढ निकाला है और जल्दी से तुम भी वहां पहुंचो, मैं भी पहुंचती हूँ और उनके घर में ही बात करते हैं। ये सुन के उसे तो टेंशन हो जाती है और वो उठ खड़ी होती है। वहीं रे किसी से बात कर रहा होता है फोन पे और फैनी उसे चुप करने को बोलती है। फोन रखने के बाद फैनी सोचने लगती है अब क्या करूं, वो तो यहाँ पर पहुंचने वाली है, उसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि मैं रे के घर में हूं। उसके बाद वो अपने कपड़े देखने लगती है क्या डालूं, लेकिन कपड़े सारे फैंसी और बहुत महंगे होते हैं और वो किसी को भी नहीं बताना चाहती कि वो कितनी अमीर है। इसलिए वो एक कपड़ा चूज करती है और उसके ऊपर से टैग्स कुछ हटा देती है जिससे वो मामूली सी ड्रेस लगे। और वो कपड़े चेंज करके सैंडल डाल ही रही होती है, लेकिन रे पूछते हैं तुम कहाँ जा रही। तो फैनी उसे बताती है कि मेरी बॉस आ रही हैं तुमसे मिल, और तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन रे उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे बोलते हैं क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम बताना भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो फैनी बोलती है तुमने ही बोला था कि हम इस शादी को सीक्रेट रखेंगे। तो रे बोलते हैं अच्छा, याद करो जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ की थी तो तुम्हारी एक ही कंडीशन थी कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि शादी कर ली, क्योंकि तुम्हें ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है। तो फैनी बोलती है तो ठीक है ना, ठीक ही हुआ ना, अब कम से कम तुम बिना मीडिया का हाईलाइट बने जितनी भी मिस्ट्रेस रखना चाहो रख सकते हो। इसके बाद फैनी बोलती है देखो मेरी बॉस आज प्रोजेक्ट डिस्कस करने आएगी, उसकी बात सुन लेना, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन रे मना कर देते हैं और बोलते हैं प्रोसीजर फॉलो करो, मैं बिडिंग नहीं संभालता। लेकिन इस पर फैनी बोलती है मुझे पता है, लेकिन जो बिडिंग संभालते हैं मिस्टर लॉब्स, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये सुन के रे हैरान रह जाते हैं। इतने में उनके डोरबेल बजती है। वो खोलने जाने लगते हैं, लेकिन फैनी उन्हें रोक लेती है। फिर रे फैनी को कमर से पकड़ के अपने पास लाते हैं और फैनी बोलती है क्या। तो रे बोलते हैं मेरी कंडीशन है, पहले तो मेरा नंबर अनब्लॉक करो व्हाट्सएप से। वो मान जाती है। तो वो दूसरी कंडीशन बोलते हैं आज रात तुम मेरे साथ बिताओगी। वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी हाँ कर ही देती है। इसके बाद रे उसे किस करने लगते हैं और उसके बाद फैनी जब जाने को होती है तो वो बोलते हैं मुझे किस करके जा। फैनी मजबूर होती है तो वो उनके गालों पे किस करके चली जाती है। इसके बाद रे दरवाजा खोलते हैं और दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वहां पर फैनी भी आ जाती है और फैनी की बॉस बोलती है ये तुम्हारा आइडिया था तो तुम ही एक्सप्लेन करो। तो खुश होकर लैपटॉप लेकर जाती है रे के पास और अपना प्रपोजल बताती है। रे को प्रपोजल वाकई ही बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं ठीक है मेरी तरफ से ये अप्रूव है, कल का बिडिंग प्रोग्राम तुम अटेंड कर सकती हो। इसके बाद वो सारे वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद फैनी को रे का मैसेज आता है घर वापस आने को। और वहीं रे गीना से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं बच्चे का ख्याल रखना। और इतने में फैनी आके ये सारी बातें सुन लेती है तो उसे गुस्सा सा आ जाता है। तो रे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैनी का मूड खराब सा लगता है। तो रे बोलते हैं अब तुम्हें क्या हो गया, अब किस बात पे गुस्सा हो। तो फैनी बोलती तुम जाओ, गीना का ही ध्यान रखो तुम जाकर। तो रे बोलते हैं आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो फैनी बोलती अच्छा मुझे क्या चाहिए, अगर तुम कर सकते हो तो करना, आज वहां पर मत जाओ। ये सुनते ही रे बोलते हैं अच्छा ठीक है, और वो फैनी के पास आने लगते हैं और उसे किस करने लगते हैं। वो उसे सोफा पे बिठा देते हैं, लेकिन फैनी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती, जिस पर रे पीछे हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। देर रात को हम देखते हैं फैनी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसकी फ्रेंड बताती है कि जैक तुम्हें बुरी तरह से ढूंढ रहा है, उसने मुझे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, क्या करूं, एक्सेप्ट कर लूं क्या। इतने में रे वहां पर आ जाते हैं और ये सारी बातें सुन लेते हैं और उसकी दोस्त है कि चुप करने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो बोलती है क्या पता वो किसी रीजन की वजह से गायब हुआ हो, अब तुम दोबारा पैचअप भी तो कर सकते हो। ये सुन के रे गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। फैनी उसके गुस्से से डर जाती है और वो याद करती है लाइफ में उसने 2 बार ही रे को इतना गुस्सा देखा है। पहली बार जब वो जैक के साथ थी और वो दोनों किस करने ही वाले थे, तब कहीं से रे आ गया था और उसे डांटने लगा था और बोलने लगा था तुम बहुत छोटी हो, ये सब नहीं कर सकती। उसने वो जैक को वहां से भगा दिया था और फैनी का मोबाइल भी ले लिया था। और दूसरी बार जब फैनी को पता लगा था कि जैक नहीं रहा तो वो सड़कों पे पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी और इसी बीच तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी और रे ने आकर उसकी जान बचाई थी। तब उसने उसे समझाया था क्या तुम्हारी लाइफ का मकसद सिर्फ शादी करना है। और आज का दिन है जब उसकी आंखों में सेम गुस्सा उसने देखा था। तो वो अपनी दोस्त को कॉल लगाती है और बोलती है जैक की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा उससे कोई देना देना नहीं। अगले दिन हम देखते हैं फैनी रे के ऑफिस पहुंच जाती है और एचआर से प्रपोजल सबमिट करने की बात करती है, लेकिन एचआर उसे मना कर देती है और बोलती है हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और इतने में वहाँ पर मिस्टर लॉब्स आ जाते हैं जो उसे बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फैनी उन्हें बताती है कि हमारा प्रपोजल अप्रूव कर दिया है मिस्टर रे ने, लेकिन मिस्टर लॉब्स उसकी बात नहीं मानते और उसका प्रपोजल लेकर फाड़ देते हैं। ये सुन के
फैनी बोलती है आपको मिस्टर रे से एक बार पूछ लेना चाहिए था। ये बोल के वो रे को कॉल करने लगती है, लेकिन रे का फोन स्विच ऑफ आता है और वो लोग उल्टा फैनी का ही मजाक उड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब फैनी को समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो रे के असिस्टेंट को कॉल करती है और उनका असिस्टेंट बताता है फैनी को कि मिस्टर रे गीना मैम के साथ उनके बच्चे को दिखाने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। ये सुनते ही फैनी टूट जाती है, क्योंकि जब से गीना और वो बच्चा उसकी लाइफ में आया है, इनकी लाइफ ने तो एक अलग ही मोड़ ले लिया है। फैनी अपनी बॉस को बताती है कि रे से बात नहीं हो पा रही, तो उसकी बॉस कहती है कोई बात नहीं, मैं भी ट्राई करती रहूंगी, तुम भी ट्राई करती रहना, क्योंकि हमें हर हालत में कल की बिडिंग जीतनी है। और वहीं हम देखते हैं रे को, जो एयरपोर्ट तो जाने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और वहाँ पर जेनी भी थी, जो उनका ख्याल रखने का नाटक कर रही होती है, लेकिन रे उसे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते और वहाँ से निकल जाने को बोलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं बिडिंग का डे होता है और फैनी अपनी बॉस के साथ फिर से रे के ऑफिस आ जाती है और उसकी बॉस बोलती है तुम्हारी रे से कोई बातचीत हुई है क्या? तो वो बोलती हाँ, उनका मैसेज आया है कि वो पहुंच रहे हैं। और इतने में ही हम देखते हैं रे वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो उन लोगों को अपने साथ मीटिंग रूम में आने को बोलते हैं। मीटिंग रूम में आते ही वो मिस्टर लोप्स पे बहुत गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारी क्या अथॉरिटी है कि मेरा अप्रूव्ड प्रपोजल तुम फाड़ सको? ये सुन के मिस्टर लॉब्स को डर लगने लगता है और रे उनकी काफी क्लास लगा रहे होते हैं और वहीं फेनी दूर खड़ी रे को देख रही होती है, मानो उसकी इस अदा पे वो फिदा ही हो गई थी। और कुछ ही देर में हम देखते हैं बिडिंग के रिजल्ट आ जाते हैं और ये प्रोजेक्ट मिलता है फेनी और उसकी बॉस को। ये सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और रे फेनी की तरफ देखता है और बोलता है इतने सालों के बाद मैंने आज उसे इतना खुश देखा है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं रे वॉशरूम में होते हैं और वहाँ पर फेनी भी आ जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। इसके बाद रे उसके माथे पे लगी चोट देखते हैं और उससे पूछते हैं ये चोट कैसी लगी। फैनी याद करती है कल रात उसे किसी ने रिवर में धकेलने की कोशिश की थी और उसने पड़ोस में किसी से मदद मांगी थी और बोला था कि मेरा फोन गुम हो गया है, कि अपना फोन दे दो। और तो और उसने रे को कॉल भी की थी, लेकिन रे का फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। और आज फैनी कुछ भी रे को नहीं बताती और रे बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? और वहीं फैनी की आंखों में बहुत गुस्सा था, क्योंकि जब भी उसे जरूरत होती है रे की, वो वहाँ पर कभी भी मौजूद नहीं होता। फैनी रे का हाथ हटा देती है और रे बोलती है तुम्हारा गुस्सा ना आजकल टॉलरेट नहीं हो रहा मुझसे, हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? तो फैनी उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो रे उसका कारण बताना चाहते हैं, लेकिन फैनी बोलती है मुझे नहीं सुनना, तुम बच्चे का ध्यान रखो बस। ये बोलकर वो फिर से मिस्टर रे को थैंक यू बोलती है और रे बोलते हैं बस करो, अब इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, और हाँ ये मत भूलना तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया। आज मैं चाहता हूँ रात को तुम मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पर चलो, ठीक 6 बजे वहाँ पर पहुंच जाना। कुछ देर के बाद हम देखते हैं फैनी के ऑफिस में पार्टी हो रही होती है, लेकिन इतने में उसकी ग्रैंडमा का मैसेज आ जाता है, जो कि उसे घर आने को बोलती है। आज फैनी का बर्थडे था और हमेशा उसी के बर्थडे पे ग्रैंडमा उसे सजा दिया करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि फैनी और उसकी माँ की वजह से उनके 2 रिलेटिव्स की जान गई थी। तो वो पहुंच जाती है आज शाम अपनी ग्रैंड माँ के पास और ग्रैंड माँ उस पर फिर से गुस्सा होने लगती है और बोलती है आज तुम्हें अपने कर्मों पे फिर से पछतावा करने का दिन आ गया है, तो चुपचाप पूरी रात यहाँ पे घुटने टेक कर बैठी रहना। और वहीं फैनी बोलती है मेरा कोई कसूर नहीं था किसी की भी डेथ, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ बोलती है वो दोनों तुम्हारी बर्थडे को ही गए हैं, तो इसका मतलब सारा कसूर तुम्हारा ही है। वो रे को मैसेज करना चाहती है कि वो लेट हो जाएगी, लेकिन ग्रैंड माँ उसका फोन ले लेती है। वहीं रे उसको फोन कर रहा होता है और उसका फोन नहीं लग रहा होता और फैनी की नानी बोलती है मुझे तो पता ही था आज के दिन वो नहीं आएगी, तुम्हें पता है आज के दिन उसे क्या कुछ सहना पड़ता है? तो रे बोलते हैं नहीं तो उनकी नानी बोलती है मुझे पता ही था, आज के दिन उसकी ग्रैंड माँ उसे बहुत पनिश करती है, उसकी माँ को भी उसने बहुत तंग किया। और वहीं फैनी बेचारी अपनी सजा भुगत रही होती है और रो रही होती है और याद करती है एक बार उसको इस सजा से जैक ने आकर बचाया था और वो उसे बाहर ले गया था। और आज अचानक से दरवाजा खुलता है और जैक फिर से वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है चलो मेरे साथ। फैनी बोलती है तुम तो मर गए थे ना? तो जैक बोलता है ये सारी बातें हम बाहर जाकर करेंगे। वो उसे अपना हाथ देता है, लेकिन फैनी बिना हाथ पकड़े बाहर निकल जाती है। बाहर उसे उसकी ग्रैंडमा पकड़ लेती है और बोलती है ये लड़का कैसे जिंदा हो गया और तुम क्या इसके साथ भागने वाली हो? तो जैक बोलता है नहीं ग्रैंडमा, मैं इसे भगाने नहीं आया हूँ, बल्कि इसे प्रपोज करने आया हूँ शादी के लिए। ये सुनते ही उसकी ग्रैंडमा गुस्सा होने लगती है और बोलती है 5 साल पहले तुम्हें पता भी है हमारी बेटी का क्या हाल था? इतना बुरा हाल हो गया था, 2 महीना तो हॉस्पिटलाइज रही थी। तो वो अपने लोगों को बुलाकर जैक को बाहर निकाल देती है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पर रे आते हैं और एक आदमी से पूछते हैं मेरी बीवी कहाँ है? तो उन्हें पता लगता है वो अंदर कमरे में बंद है। तो वो कमरा खोलते हैं और बेचारी फैनी को देखते हैं जो बेहोश पड़ी होती है। वो फैनी को उठाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। और फैनी को ना जाने एक बच्चे की याद आती है
जो बचपन में उसका बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा उसका बर्थडे भी मनाया करता था। और आज रे फैनी को उठाकर बाहर ले आते हैं और उसकी ग्रैंडमा को बोलते हैं, आप ये इलीगल पनिशमेंट दे रही हो, आपको पता है ना। तो उसकी ग्रैंडमा पूरी तरह से पलट जाती है और बोलती है, मैं तो यहाँ पर इसलिए रखा था इसे क्योंकि जेट आया था, वो उसे प्रपोज करने आया था और फैनी भी सोच रही थी उसके साथ भाग कर जाने का, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा डिसिप्लिन कर दूं। तो रे बोलते हैं, आप कोई नहीं होते मेरी बीबी को डिसिप्लिन सिखाने वाले। ये बोलकर वो फैनी को वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं फैनी को बहुत तेज बुखार होता है और रे उसके लिए दवाई लाते हैं। वो उसे दवाई खिलाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं खा, तो वो खुद ही दवाई पीकर उसके पास जाने लगते हैं। लेकिन फैनी अनकॉन्शियसनेस में बोल देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही रे को तो विश्वास नहीं होता और वो सोचते हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है या ये कुछ भी बोल रही है। अगले दिन हम देखते हैं फैनी याद करती है कि कल रात रे ने उसे बचाया था। वो सोचने लगती है शायद रे इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना मैं सोचती हूँ, और वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि अबॉर्शन कराऊं या ना कराऊं। इतने में हम देखते हैं फैनी की नानी वहां पर आ जाती है। फैनी अपनी नानी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी नानी बताती है कि कल रे ने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी, लेकिन मुझे पता था तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास होगी, तुम बहुत तंग करती है तुम्हें। और आज रे उसके लिए अपने हाथों से केक भी बनाकर लाया था। रे उसे बोलता है तुम केक काटो, उसके बाद तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। वो दोनों मिलके फैनी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और ना जाने क्यों फैनी को रे की आवाज उस बच्चे की तरह लगती है जो हमेशा उसका बर्थडे मनाया करता था और ऐसे ही गाना गाया करता था। लेकिन फैनी को लगता है ये आवाज सेम होने का शायद सिर्फ भ्रम है। तो वो लोग केक काट लेते हैं और उसके बाद रे उसे गिफ्ट देता है और उस वॉच को खुद ही उसके हाथों में पहना देता है। फैनी बोलती है कि उसे ये वॉच बहुत पसंद आई। लेकिन इसी बीच रे का फोन बज पड़ता है और गीना उसे कॉल कर रही होती है। ये देखते ही रे बोलता है मुझे ऑफिस जाना है और वो वहां से निकल जाता है। और फैनी का ये देखकर मूड खराब हो जाता है और वो उस वॉच को भी निकाल देती है। अगले दिन देर रात को हम देखते हैं रे जो पार्किंग में जा रहे होते हैं, उनके सिर में दर्द होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। और वहीं हम फैनी को देखते हैं, उसके कजिन का कॉल आता है और वो बताती है कि फैनी के मामा कितने खराब हैं। उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं किसी से और ग्रैंडमा की भी सारी पेंशन ले लेते हैं और हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, हमारा घर भी बिक गया है। और वो फैनी को बोलती है तुम प्लीज अपनी नानी को कुछ दिन अपने साथ ही रखना। ये सुनते ही वो ग्रैंडमा के पास जाती है और बोलती है आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि मामा आपको इतना सता रहे हैं। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारी अलग परेशानियां हैं बेटा, तो मैं तुम्हें कैसे तंग कर सकती थी, मुझे पेंशन तो आई रही है, उससे किसी तरह गुजारा चल जाता है। ये सुन के फैनी बोलती है मैं आपके साथ चलूंगी। तो वो अपना सामान बांध के पहुंच जाती है ग्रैंडमा के घर। वो ग्रैंडमा का छोटा सा रेंटेड घर देखती है। इतने में उसे बाहर से शोर की आवाज आने लगती है। बाहर लैंडलॉर्ड उसकी मामी और बहन को तंग कर रहे थे कि अभी तक रेंट क्यों नहीं दिया गया। तो जैसे ही फैनी बाहर जाती है उन दोनों से मिलती है और लैंडलॉर्ड को बोलती है मैं इनका 1 साल का रेंट पे कर रही हूँ। वो उनका 1 साल का रेंट पे कर देती है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो उसकी बहन को बोलता है शादी के लिए तैयार होना। ये वही आदमी है जो उसके मामा ने अपनी बेटी के लिए चुना है और उससे पैसे भी उधार ले लिए हैं। तो फैनी उससे पूछती है आखिर तुम्हारे कितने पैसे हैं जो तुमने मेरे मामा को दिए। तो वो पैसे बताता है और फैनी बोलती है मैं वो पैसे तुम्हें वापस दे रही हूँ, ये शादी नहीं होने वाली। तो वो पैसे ट्रांसफर करके उस आदमी को वहाँ से जाने को बोलती है। ये देखकर उसकी बहन को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फैनी बोलती है तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। इसके बाद वो पैदल रास्तों पे चल रही होती है, कुछ सोच में डूबी होती है। इतने में ही उसकी किडनैपिंग हो जाती है। वो बच निकलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसका बस नहीं चलता और उसे चेयर पर बांध दिया जाता है। उन लोगों के जाने के बाद फैनी किसी तरह अपनी रस्सी खोलती है और कॉल लगाती है रे को। रे को कॉल जैसे ही लगाती है तो उसकी सास फोन उठा लेती है जो उसे बहुत डांटने लगती है क्योंकि रे की आज बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी और फैनी वहाँ पर नहीं थी। तो उसकी माँ बोलती है आखिर तुम कैसी बीवी हो, ऐसी हालत में भी अपने पति के साथ नहीं हो, तुम चुपचाप उसे डाइवोर्स दे दो। ये बोलकर उसकी सास फोन काट देती है। रे फोन लेने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उसकी माँ फोन नहीं देती है। वहीं फैनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब भी उसे रे की जरूरत होती है वो वहाँ नहीं होता। तभी उसे एक विंडो का रास्ता दिखता है और वो वहाँ से निकलने का सोचती है। तो किसी तरह वो वहाँ से निकल ही रही होती है, इतने में उसे वहाँ से जैक मिल जाता है। वो जैक को देखकर वहाँ पर बहुत हैरान हो जाती है और जैक उसकी मदद करता है नीचे आने में। फैनी इतनी डरी होती है कि उसे गले से भी लगा लेती है और जैक बोलता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो वो बोलती है कुछ नहीं, तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो उसे एक होटल रूम में ले आती है जहाँ पर वो ठहरी थी
और वहाँ पर जैक उसे बताता है कि 5 साल पहले दरअसल हुआ क्या था। वो अपने गाँव गया था रिलेटिव से मिलने। इसी बीच सड़क पे उसने एक छोटे बच्चे को क्रॉस करते देखा और तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। उसे बचाने के चक्कर में जैक को खुद चोट लग गई और वो कोमा में चला गया 2 साल के लिए। और जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर ही नहीं चलते थे, तो उसे फिर से 3 साल लग गए रिकवरी के लिए। और आज जो वो रिकवर हुआ है तो वो सबसे पहले मिलने आया है पेनी को। वो अपना पैर भी दिखाता है कि कैसे उसमें जख्म है और वो चल ही नहीं पाता था। ये सुन के पेनी को बहुत बुरा लगता है और वो पूछती है क्या तुम्हें अभी भी दर्द होता है? तो वो बोलता है नहीं, मुझे अब तुम मिल गई हो, अब कोई दर्द नहीं होता। इसके बाद फैनी अपने इमोशन संभालती है और जैक को बोलती है अच्छा प्लीज तुम जाओ, अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। लेकिन जैक की बात नहीं मानता और फैनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फैनी बोलती है फिर कभी बात करेंगे। इस पर जैक बोलते हैं ठीक है, कल ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं जब वो ब्रेकफास्ट पे मिलने जाती है जैक से, तो जैक उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है अपना रिलेशनशिप के बारे में। वहीं हम देखते हैं एक कैमरामैन छुप छुप के उनकी तस्वीरें ले रहा होता है और ये तस्वीरें पहुंच जाती हैं रे की माँ के पास, जो देखते ही गुस्से में पागल हो जाती है और वो सोच लेती है कि अपने बेटे से डाइवोर्स करवा के रहेगी फैनी का। तो वो फैनी को मिलने बुलाती है। जब फैनी सास से मिलने जाती है तो उसकी सास बोलती है तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो, ये देखो तुमने चीट किया है मेरे बेटे को, चुपचाप से उसे डाइवोर्स दे दो। फैनी वो तस्वीरें देखती है और हंसने लगती है और बोलती है अगर आपको डाइवोर्स चाहिए आप ऐसे ही मांग सकते हो, लेकिन ये मेरे पे गलत इल्जाम मत लगाओ। जब आपका बेटा ऐसी कोई चीज करता है तो आपको दिखता है, और मैं अपने दोस्त से क्या मिल रही, आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हूँ। तो वो जल्दी से डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है और बोलती है अब से मेरा रे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन याद रखना हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है और हमारा मेन क्लाइंट रे है, वो प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो फैनी की सास इस बात से एग्री हो जाती है। वहीं हम देखते हैं रे को जो कि बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि फैनी उससे मिलने नहीं आई। तो उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि हमने फैनी की बॉस को बताया है कि आपकी बहुत मेजर सर्जरी हुई है, तो वो लोग शायद आ ही जाएंगे। और इतने में हम देखते हैं उसे न्यूज मिलती है कि फैनी और उसकी बॉस आए हैं। ये देखते ही वो अपना चेहरा सवार के बेड पर लेट जाता है। वो दोनों आते हैं और उसकी बॉस रे का हालचाल पूछती है। रे बोलता है मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो, और हाँ फैनी को यहीं छोड़ जाना क्योंकि मुझे उससे कुछ डिजाइन के बारे में बात करनी है। ये सुन के उसकी बॉस वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद रे गुस्सा होने लगता है फैनी पे और बोलता है तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो फैनी बोलती मुझे पता होता तो ही तो तुमसे मिलने आती ना मैं। उसके बाद फैनी पूछती है अब तुम ठीक हो? तो रे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद रे को पता लग गया था कि किसी ने जानबूझकर फैनी को रिवर में गिराने की कोशिश की थी। तो वो फैनी को बोलता है आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तो फैनी बोलती है मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। तो वो बोलता है दरअसल मुझे एयरपोर्ट पे जाना था गीना के बेबी को दिखाने के लिए, लेकिन मैं रास्ते में ही बेहोश हो गया, चक्कर खाकर गिर गया। ये सुन के फैनी को उसकी टेंशन हो जाती है और उसे पता लगता है कि रे की सच में ही तबीयत खराब थी जब उसे जरूरत थी रे। दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और रे फैनी को गले से लगा लेता है, लेकिन इसी बीच उसकी सास वहाँ पर आ जाती है जो फैनी को डांट कर वहाँ से निकलने को बोलती है। लेकिन रे उसका साथ देता है और बोलता है अपनी माँ को आप मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो उसकी माँ बोलती है तुम उसके लिए मेरा साइड ले रहे हो? तो रे बोलता है चाहे जो मर्जी हो, फैमिली में बीवी की सबसे मेन पोजीशन होती है। ये सुनते ही उसकी माँ फोटोज दिखाती है और बोलती है ये देखो तुम्हारी बीवी तुम पर चीट कर रही है। जब रे वो फोटोज देखता है वो खड़ा हो जाता है और फैनी से जवाब मांगने लगता है कि आखिर ये सब क्या है, तुम उस लड़के से क्यों मिल रही हो? वहीं फैनी के पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो उसे बोलती है अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और रे का गुस्से में दिमाग खराब होने लगता है और उसकी माँ उसे समझाती है कि उसने फैनी से डाइवोर्स पेपर पे साइन करा लिए हैं, तुम भी डाइवोर्स कर दो और उस लड़की को आजाद कर दो, वो तुम्हारे लायक ही नहीं। लेकिन रे मना कर देते हैं और बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं फैनी को वेंडी मिलती है जो रे की बहन होती है, जो अब्रॉड से आई होती है। दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में वहां पर रे की माँ भी आ जाती है और उन्हें फैनी देखकर वहां से निकल जाती है। और रे की माँ अपनी बेटी को बोलती है तुम इससे दूर रहा करो, ये पता है चीट कर रही है तुम्हारे भाई पे। तो वेंडी जैसे ही ये सुनती है वो सीधा पहुंच जाती है अपने भाई के पास और उसका भाई कुछ बताता नहीं है। और लेकिन वेंडी बोलती है देखो वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं, इससे अच्छा उसे जाने दो, कम से कम बेचारी खुशी से अपनी लाइफ तो जी सकेगी। आप लोगों की शादी में वैसे भी प्यार कहाँ ही है। ये सुन के रे बोलता है तुम मेरी बहन हो या उसकी? तो वेंडी बोलती क्यों, कहीं प्यार तो नहीं करने लगे भाभी से? तो रे एडमिट कर लेता है कि हाँ वो प्यार करता है। ये सुन के वेंडी बोलती है कोई बात नहीं, तो मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी भाभी को वापस पाने में। तो ये सुन के रे उसके कानों में कुछ प्लान बता देता है। अगले दिन बिडिंग प्रोग्राम में वेंडी कॉल लगा रही होती है बार बार
फैनी को, लेकिन फैनी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती है और उसकी बहन सोचती है अब मैं फैनी को कैसे इस बिडिंग प्रोग्राम में लाऊंगी, भाई का तो पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। और वहीं हम देखते हैं फैनी तैयार होकर आती है अपनी बॉस से मिलने, क्योंकि आज उनकी कंपनी का एक खास बिडिंग इवेंट था। लेकिन तभी उसकी निगाह पड़ती है आसपास लोगों पर। वहां पर वेंडी, उसकी सास, उसका पति और तो और जैक भी मौजूद थे। वो सोचती है ये कहाँ फंस गई, वो धीरे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में रे का दोस्त उसे देख लेता है और रे को बता देता है कि तुम्हारी बीवी है वहां पर। और वो फैनी को देखता है और बोलता है ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, आज कितने टाइम बाद इसने गाउन पहना है। वहीं रे देखता है फैनी बाहर की तरफ गई है और जैक भी उसके पीछे गया है। फिर क्या था, रे भी निकल पड़ता है उसके पीछे। वहीं फैनी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और वहां पर एक औरत उसे संभालती है और बाहर निकल जाती है। और इतने में वहां पर जैक आ जाता है जो उससे पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन फैनी बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जैक बोलता है बाहर एक औरत गई, उसने बोला तुम्हारे सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के हैं। तो वो बोलती है नहीं बस थोड़ा पेट खराब है इसलिए। इसके बाद जैक उससे पूछते हैं तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती, आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इतने में वहां पर रे आ जाते हैं जो आते ही एक पंच मार देते हैं जैक। और जैक बोलते हैं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। लेकिन रे इसका जवाब नहीं देते और फैनी को वहां से लेकर निकल जाते हैं। और वो फैनी को बोलते हैं चाहे कुछ हो जाए तुम्हें तुम्हारे एक्स के पास वापस जाने नहीं दूंगा, मैंने डाइवोर्स पेपर फाड़ दिए हैं, अब कोई डाइवोर्स नहीं होने वाला। तो फैनी बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रे बोलते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगा और तुमने भी किया था। तो फैनी बोलती है वो बस एक वादा था, तुम्हें भी पता है हम दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए ऐसा कुछ फील नहीं किया। ये सुनते ही रे उसके पास जाते हैं और उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। फैनी उसे बहुत पीछे हटाने की कोशिश करती है और बाहर खड़े जैक फैनी को पुकार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या चल रहा है। वो बोलते हैं कि मैंने 5 साल तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। और वहीं रे को गुस्सा आ रहा होता है तो वो फैनी को बोलते हैं तुम उसे यहाँ से जाने को बोल दो, नहीं तो आज के इवेंट में मैं सबके सामने बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। जब फैनी ये सुनती है उसे डर लगने लगता है, क्योंकि वो सोचती है डाइवोर्स के बाद फिर हर किसी को पता लगेगा कि मेरी पहले शादी हो रखी थी, वो भी मिस्टर रे से। तो वो जैक को वहां से जाने को बोल देती है। इसके बाद वो इवेंट में जाने का सोचते हैं तो रे बोलते हैं तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई है, ठीक कर लो। तो वो अपनी लिपस्टिक दोबारा से उठाती है और ठीक करती है कैमरा देखकर। और वो रे की तरफ देखकर सोचने लगती है ये लड़का एक पल में बीस्ट बन जाता है और एक ही पल में इतना प्यार दिखाता है। उसके बाद वो रे के भी लिप्स ठीक करने लगती है क्योंकि उस पर लिपस्टिक लग चुकी थी। उसके बाद रे उसे इशारा करते हैं किस करने का। तो फैनी मजबूरी में उसकी गालों पे किस करके वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं बिडिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और बिडिंग में जो सबसे पहली चीज होती है, जैसे ही फैनी वो देखती है वो सोचती है ये तो मेरा बचपन का लॉकेट था, आखिर ये ऑक्शन में कहाँ से आ गया। तो वह सबसे पहली बिड लगाती है और वहीं जैक फैनी के लिए बिड लगाने लगता है। और रे वहां पर नहीं होता तो उसकी बहन सोचती है रे के बदले मैं बिड लगाती हूँ, वो चीज मुझे फैनी को दिलानी ही है। तो एक तरह से सब लोग हायर हायर बिड लगाई जा रहे होते हैं। और वहीं वेंडी जल्दी से मैसेज कर देती है रे को कि जल्दी आओ। और इतने में जैक 1 मिलियन की बिड लगा देता है और इतने में रे आते हैं और वो 2 मिलियन कर देते हैं, फिर रे 3 मिलियन कर देते हैं, रे 5 मिलियन कर देते हैं। ऐसे ही बिड बढ़ती जाती है और इसके बाद जैक की ग्रैंडमा बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तुम नहीं कर सकते और महंगी बिड मत लगाना ये छोटी सी चीज के लिए। इससे वो ज्वेलरी रे की ऑफिशियली हो जाती है और रे वो डब्बी लेकर जाते हैं सीधा फैनी के पास और बोलते हैं ये मैंने अपनी बीवी के लिए लिया है। जैसे ही उसकी बॉस ये सुनती है उसे तो बड़ी हैरानी होती है और आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं जिन्हें ये बात का नहीं पता था। और सबसे ज्यादा शौक तो लगता है जैक को। ये देखकर फैनी को गुस्सा आ जाता है और वो रे को जोर का थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। रे बेचारा बहुत टूट जाता है और बाहर की ओर निकल जाता है। वहीं वेंडी अपने भाई को समझाती है तुम हार तो नहीं मान रहे ना। अच्छा मुझे पता लगा है फैनी को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फैनी को लगता है कि गीना का जो बच्चा है वो तुम्हारा है, तुम्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। और वहीं हम फैनी को देखते हैं वो सीधा हॉस्पिटल चली जाती है और वो एबॉर्शन का मन बना लेती है। और वहीं रे भागे भागे आ जाते हैं और गुस्सा होने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फैनी उसे बोलती है तुम अपने बच्चे पे ध्यान दो, मुझसे बात मत करो। ये सुनते ही रे उसे ले जाते हैं और बोलते हैं आज तो तुम्हें मैं उस बच्चे से मिलवा कर रहूंगा। तो वो फैनी को जबरदस्ती ले आते हैं गीना के घर। गीना की सास दरवाजा खोलती है और बोलने लगती है रे तो काफी टाइम बाद आई, गीना तुम्हें बड़ा याद कर रही थी, आओ अंदर एक साथ खाना खाते हैं। तो रे बोलते हैं मैं अपनी बीवी को उस बच्चे से मिलवाने आया हूँ। तो वो फैनी को लेकर अंदर जाते हैं और वहां पर गीना भी आ जाती है और वो फैनी को देख के नाटक करने लगती है और बोलती है बच्चा एकदम ठीक है, तुमने जो हेल्पर दिया है ना वो भी बहुत अच्छा है, बहुत टेक केयर करते हो तुम बच्चे की ना, तुम बहुत ही अच्छे हो।
रे ये सुन के ज्यादा भाव नहीं देता और बोलता है, जल्दी से जाओ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ बच्चे का। ये सुन के गीना को तो टेंशन होने लगती है कि ये क्या, फैनी को तो सब पता लग जाएगा। वो कमरे में चली तो जाती है और पीछे पीछे उसकी सास भी आ जाती है और वो लोग सोचने लगती है करे तो करे क्या। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट छुपा देती हैं और आके रे को बोलती है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ना कहीं रख दिया है, वो मिल नहीं रहा। और वही फैनी उन लोगों को देखकर सोचती है कि कहीं उसने रे को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं किया। तो रे बोलता, अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, मैंने ना फोन में भी फोटो ली थी, वैसे मैं फोन वाला ही दिखा देता हूँ। तो वो फोन वाला प्ले कर देता है और फैनी को बोलता है, अच्छे से देख लो इसके फादर पे नाम किसका है। तो फैनी पढ़ती है और बोलती है, केवल कौन है। तो रे गीना की सास को बोलते हैं, आप बताओ कौन है। तो वो उससे पता लगता है केवल गीना के हस्बैंड है। तो फैनी बोलती है, तो आप लोगों का आपस में रिश्ता क्या है। तो रे उसे बताते हैं, एक बार अर्थक्वेक के दौरान केवल ने मेरी जान बचाई थी और इसी बीच केवल के बहुत गंभीर चोट लग गई थी और उसने मरने से पहले मेरे से वादा लिया था कि मैं उसके होने वाले बच्चे का ध्यान रखूंगी। तो बस इतना सा रोल है मेरा इनकी लाइफ में। और वो गीना को भी बोलते हैं, आज के बाद मेरी बीवी से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और रे पैनी को बताते हैं, मैंने पता लगाया है हमारे बीच इतने टाइम जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ये सब जेनी की वजह से हुई। उसी ने हम लोगों को मैनिपुलेट किया और मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। ये सुनकर फैनी को थोड़ा रिलीफ लगता है और उसके बाद फैनी को रे बोलते हैं, तुमने मुझे पहचाना नहीं ना अभी तक। तो वो फैनी को उस जगह पर लाते हैं जहाँ पर वो बचपन में अक्सर मिला करते थे और वो उसी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं, आ जाओ मिस मेरी गोद पे, सेम उसी स्टाइल में जैसे वो छोटे होते बोलते थे। फैनी जब ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू तो थम ही नहीं रहे होते। रे उसे बताते हैं कि मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी बहन से नहीं। तुम रोना बंद करो, तुम्हें मैं यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि तुम मुझे पहचान पाओ। तो फैनी बोलते, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, आखिर तुमने मुझे पहचान कैसे लिया। तो वो बोलते हैं, इतने साल के बाद जब तुम छुट्टियों में आई थी तो तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था। वो फैनी को बोलते हैं, हर कोई देख पाता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आखिर तुम्हें क्यों नहीं कभी दिखा। फैनी के आंसू रुक ही नहीं रहे होते और वो फैनी से बोलता है, अच्छा अगर तुम्हें सब कुछ शुरुआत से पता होता तो तुम मुझे चुनती या फिर जैक को चुनती। फैनी जब ये सुनती है वो रे के पास जाती है और उसे किस करने लगती है और वो उसे बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे से गले मिल लेते हैं। जो इतने टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग जेनी उन दोनों की लाइफ में लाई थी वो सब क्लियर हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन इज द की। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो कोई इश्यूज हो ही नहीं सकते। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?